मार्च शुरू हो गया है एंड मार्च इज़ द लास्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसीलिए दिस मंथ इज़ वेरी क्रूशियल when it comes to financial planning, tax planning and investment planning. And all three are interrelated and interdependent because taxes, if not planned, can eat up our earnings. No, 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 do not get me wrong. मैं टैक्स की चोरी की बात नहीं कर रही हूँ. I am talking about tax planning. मतलब जो भी लेजिटिमेट तरीके हैं, एग्जम्पशंस, डिडक्शंस और बेनिफिट्स, उनको यूटिलाइज करना टू मिनिमाइज आर टैक्स लायबिलिटी। हेलो, नमस्कार, मैं हूँ स्वाति तिवारी एंड वेलकम टू आवर मिशन होलिस्टिक एम्पावरमेंट। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते हैं कि 2022 का हमारा मिशन है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट एंड वेलबींग। लेकिन अगर आप नए हैं और चाहते हैं फाइनेंशियल एम्पावरमेंट एंड वेलबींग तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन हिट कीजिए टू गेट एम्पावर्ड एंड स्टे हैप्पी। हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का अहम हिस्सा है टैक्स प्लानिंग एंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एवरी इंडियन इज लायबल टू पे टैक्स ऑन देयर इनकम। यस, मार्च में हम बात करेंगे इनकम टैक्स प्लानिंग फॉर इंडिविजुअल्स के बारे में। वीडियो में जब भी हम बोलेंगे टैक्स प्लानिंग तो हम रेफर कर रहे हैं इनकम टैक्स एंड फॉर इंडिविजुअल कैटेगरी ओनली। इन लेमन्स लैंग्वेज टैक्स प्लानिंग का मतलब है अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को इस तरह प्लान करना सो दैट वी कैन मिनिमाइज आवर टैक्स लायबिलिटी लॉफुली। ऑफ कोर्स लॉफुली जितना कर सकते हैं हम अपना टैक्स बर्डन उतना कम कर सकें। लेकिन टैक्स प्लानिंग इज़ वे अहेड ऑफ जस्ट मिटिगेटिंग द टैक्स। प्रॉपर टैक्स प्लानिंग से हम इंश्योर कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे टैक्स के डिस्प्यूट्स कम हों। मतलब हमारा कैलकुलेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ टैक्स सरकार के, गवर्नमेंट के कैलकुलेशन और एस्टिमेशन के जैसा ही हो, डिस्क्रिपेंसी कम से कम हो। टैक्स प्लानिंग का एक और मेजर ऑब्जेक्टिव है टू चैनलाइज द फंड्स फ्रॉम टैक्सेबल सोर्सेस टू वेरियस इनकम जनरेटिंग प्लान्स। मतलब टैक्स प्लानिंग से हम प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं फंड्स का। ये इंश्योर कर सकते हैं टू यूटिलाइज आवर फंड्स प्रोडक्टिवली। ज़्यादातर लोग टैक्स प्लानिंग को सिर्फ टैक्स लायबिलिटी कम करने का ज़रिया समझते हैं और इसीलिए वो करते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग। मतलब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब फरवरी में या फिर मार्च में सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टीडीएस में कट जाता है, तब उन्हें याद आता है प्लानिंग। कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या पॉलिसी लें, और इस पैनिक का फ़ायदा उठाते हैं कंपनी एम्प्लॉयड फाइनेंशियल एडवाइजर्स, जिन्हें आपकी ज़रूरतों से ज़्यादा अपने इंसेंटिव, अपने कमीशन की चिंता है। बट What is the way out? जवाब है लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग। अब ये प्लानिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होती है फरवरी और मार्च में ही, लेकिन फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आई एम श्योर इस बार आप करेंगे मेरे साथ लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ऑल्दो टैक्स प्लानिंग एक बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ है, लेकिन हम बात करेंगे बेसिक्स की। बेसिक्स जान लीजिए और फिर क्या है, खुद कीजिए या फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंट की मदद से इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लीजिए और अपना कस्टमाइज्ड प्लान खुद तैयार कीजिए। आप चाहे तो हमसे भी पूछ सकते हैं अपने सवाल। जस्ट टाइप इन एंड लीव अ कमेंट हियर। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है विच एवरी इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स and artificial entity is expected to pay, जिसकी taxable income, annual income after the permitted exemptions and deductions हो 2.5 लाख से ज़्यादा। और ना सिर्फ पेइंग टैक्स बल्कि इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना ये भी मैंडेटरी है। ये 2.5 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट सीनियर सिटीजन्स मतलब 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए 3 लाख हो जाती है और सुपर सीनियर्स यानी कि
80 साल से ऊपर वालों के लिए होती है 5 लाख। अभी आपकी स्क्रीन पे हैं इनकम स्लैब्स एंड देयर रिस्पेक्टिव टैक्स रेट्स एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज। इस चार्ट में आप देख रहे हैं इनकम स्लैब्स एंड टैक्स रेट्स फॉर सीनियर सिटीजन, फॉर सुपर सीनियर सिटीजन। इनकम टैक्स प्लानिंग में फर्स्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल स्टेप है एस्टिमेशन ऑफ इनकम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज इनकम। इनकम टैक्स के लिहाज से इस सवाल का जवाब डिपेंड करता है कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स एंड हिज रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। For example, an Indian citizen who is living in India is liable to pay income tax on his entire income generated around the world, whereas an NRI is liable to pay tax only on the income he has generated in India. Income Tax Act के हिसाब से there are 5 heads of income. First head है income from salary, which includes wages, pension, annuity, gratuity, fee, commissions, profits, leave encashments, and contribution of employee pension accounts and PF, etc. Second head is rental income. किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का किराया, मकान, दुकान, ज़मीन, whatever. इसके बाद आती है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर या प्रोप्राइटर को हुआ मुनाफा, या फिर फर्म से मिला हुआ कोई इंटरेस्ट, या फिर सैलरी या बोनस। प्रोफेशनल फी के रूप में हुई इनफ्लो भी इसी इनकम कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट कैटेगरी है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, मतलब किसी भी कैपिटल असेट के बेचने से हुआ मुनाफा, घर, ज़मीन, गाड़ी, शेयर्स एक्सेट्रा। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह के कैपिटल गेन्स इस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। फिफ्थ एंड द लास्ट कैटेगरी इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसमें आते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स एंड सिक्योरिटीज, डिविडेंड्स, रॉयल्टी इनकम्स, कैश प्राइजेस, लॉटरीज एंड गिफ्ट्स। हर इंडिविजुअल का सोर्स ऑफ इनकम अलग है। किसी को इनकम है फ्रॉम सैलरी, तो किसी को मिलती है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम सभी को एक से ज़्यादा कैटेगरीज में इनकम होती है। इसीलिए जब भी हम इनकम कैलकुलेट करते हैं तो बहुत ध्यान देना है। किसी साल आपको मिल सकता है इंटरेस्ट ऑन योर डिपॉजिट्स एंड सिक्योरिटीज एंड अनदर ईयर यू कैन हैव कैपिटल गेन एज योर इनकम। इनकम एस्टिमेशन के बाद अब आता है कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। जब हम टोटल इनकम में से एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब मिलता है टैक्सेबल इनकम। वैसे तो हम लोग एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट दे आर डिफरेंट। एग्जाम्पशंस मिलते हैं इनकम्स को। ये वो इनकम है जो टैक्स से एग्जम्प्टेड है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल इनकम, पेंशन, सम अलाउंसेस, एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स। और डिडक्शंस मिलते हैं खर्चों पर, जो आपने पेमेंट किया है टूवर्ड्स दीज आइटम्स विच आर एलिजिबल फॉर डिडक्शंस। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस, ट्यूशन फी, डिपॉजिट्स टूवर्ड्स पीपीएफ। डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस दोनों ही कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, लाइक योर एज, योर सोर्स ऑफ इनकम, अदर सोर्सेज ऑफ योर इनकम, योर क्वांटम ऑफ इनकम, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस हैं। किसी को कितना डिडक्शन मिलेगा, कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, ये डिपेंड करता है ऑन डिफरेंट लिमिट्स सेट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब इन एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस के बारे में हम अपने आने वाले वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। अब जब हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स बेसिक्स के बारे में, तो कुछ डेट्स हैं और कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता होना बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल ईयर, इंडियन फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल 1 से और ख़त्म होता है मार्च 31 ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। मतलब अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021-22, जो कि मार्च 31 को ख़त्म हो जाएगा, और अप्रैल 1 से फाइनेंशियल ईयर 2022-23 शुरू होगा। नेक्स्ट टर्म है प्रीवियस ईयर। टैक्सेशन की लैंग्वेज में प्रीवियस ईयर मतलब है पिछला फाइनेंशियल ईयर, हम जिसका टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल मार्च 31 के बाद 2022 में हम प्रीवियस ईयर 2021-22 का ITR फाइल करेंगे और इस ITR को फाइल करने की लास्ट डेट होती है जुलाई 31। नाउ कम्स असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब है द ईयर जिसमें हम असेसमेंट कर रहे हैं ITR फाइल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल करेंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो कि मार्च 31 को खत्म होगा, असेसमेंट ईयर होगा 2022-23। एडवांस टैक्स मतलब है टैक्स जो कि एडवांस जमा किया जाता है। ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी सैलरी के अलावा किसी भी और सोर्स से इनकम है एंड देयर टैक्स लाइबिलिटी इज मोर देन ₹10,000, देन एडवांस टैक्स इज पेएबल। एडवांस टैक्स को पे एज यू अर्न भी कहते हैं एंड एज द नेम सजेस्ट दिस टैक्स should be paid in the same year in which the income was received. Another very common term is TDS, tax deduction at source. सैलरीड लोगों के इनकम टैक्स कलेक्शन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की है एंड एम्प्लॉयर पेएबल सैलरी में से सोर्स पर ही टैक्स डिडक्ट करता है। और इसलिए ही टुवर्ड्स द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर यदि आपने प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयर को नहीं दिए हैं या फिर आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा है तो अक्सर अकाउंट में कम सैलरी क्रेडिट होती है बिकॉज एम्प्लॉयर डिडक्ट्स द टैक्स एट सोर्स। मार्च 31 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है बिकॉज फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है और आप जो भी डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट और खर्चे इस डेट से पहले होने चाहिए। मतलब अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और इसका प्रीमियम 31 मार्च से पहले दिया है तो आपको डिडक्शन का फ़ायदा मिलेगा 21-22 के टैक्स कैलकुलेशन में। लेकिन अगर ये प्रीमियम आपने अप्रैल 1 को पे किया है तब भी फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन अब मिलेगा 22-23 के टैक्स कैलकुलेशन में, मतलब अगले साल। और आखिरी टर्म है रीफंड। अगर आपका TDS ज़्यादा कट गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका रीफंड पा सकते हैं। बस ITR फाइल कीजिए, इसे E-वेरीफाई कीजिए और बाकी सब IT सिस्टम पे छोड़ दीजिए। आफ्टर द ऑफिशियल असेसमेंट यू विल गेट एवरी पेनी ऑफ द एक्सेस टैक्स बैक इन योर अकाउंट। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है ना, अब क्या करें, सब्जेक्ट ही ऐसा है। चलिए बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए। गेट एम्पावर्ड एंड स्टे हैप्पी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।